हेलो दोस्तों, कैसे हो। अतिशय संस्कृतम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का बिंदुवार अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग संपूर्ण नाटक के मुख्य मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। उसके बाद मंगलाचरण, भरतवाक्य और चतुर्थ अंक आदि के विषय में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। पहला है दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 से 74 में प्राप्त होती है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा है, यह कालिदास जी ने महाभारत के आदि पर्व से लिया है और ये 67 से 74 अध्याय में प्राप्त होती है। दूसरा है साप वृत्तांत। साप वृत्तांत पद्म पुराण के सामीप्य है। अब ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा ये पद्म पुराण में भी मिलती है, तो जो साप वृत्तांत है वह पद्म पुराण में जो कथा वर्णित है उससे समीपता रखता है। तो आगे देखते हैं, पद्म पुराण स्वर्ग खंड में भी अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा प्राप्त होती है। ये जो पद्म पुराण है ये खंडों में विभक्त है, तो स्वर्ग खंड में अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा प्राप्त होती है। ऐसा पेपर में बार बार पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा कहाँ कहाँ पर प्राप्त होती है। कालिदास का जो नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका उपजीव्य क्या है, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमने ये सारे इसमें कलेक्शन किया है। तो महाभारत में चंद्रवंशी राजा कहा गया है, जबकि पद्म पुराण में दुष्यंत को पूर्ववंशी राजा कहा गया है। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि जो महाभारत में कथा है राजा दुष्यंत की, उसमें उनको चंद्रवंशी राजा बताया गया है, लेकिन पद्म पुराण में भी जो कथा प्राप्त होती है उसमें दुष्यंत को पूर्ववंशी राजा कहा गया है। तो ये मुख्य अंतर है, इसे ध्यान देंगे। ऐसा पूछा जाता है कि मूल कथा में नायक को क्या कहा गया है, कालिदास ने अपनी कल्पना करके नायक को क्या कहा। तो जो भी अंतर कालिदास ने किया है मूल कथा से अपनी कथा में, उन सारी बातों का समावेश हमने किया है और ये पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण द्वितीय अंक कालिदास की मौलिक कल्पना है। मौलिक कल्पना माने कवि की कल्पना। तो जो दूसरा अंक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, तो दूसरा अंक कालिदास ने स्वयं अपनी कल्पना से रचा है और उसको एक जो है सुंदर सा नाटक बनाने में अपनी प्रतिभा का विधिवत योगदान किया है। तो चौथे अंक में दुर्वासा का आगमन और साप भी कालिदास की मौलिक कल्पना है और इसी के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन जाता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो चौथे अंक में दुर्वासा का आगमन है और साप का जो वृत्तांत है, ये कालिदास ने अपनी तरफ से नाटक में डाला है और इसी के कारण राजा दुष्यंत का चरित्र उदात्त यानी अच्छा बन जाता है। अन्यथा उनका चरित्र अच्छा नहीं दिखाया गया जो कथा पद्म पुराण में है या महाभारत में है, तो उतना अच्छा चरित्र वहाँ पर नहीं है। साप की कल्पना दिखा देने से उनका चरित्र उदात्त हो जाता है। फिर अगला बिंदु है, मूल कथा में गौतमी शकुंतला के साथ नहीं जाती हैं, जबकि कालिदास की रचना में जाती हैं। ऐसे बिंदु बार बार पूछे जाते हैं कि मूल कथा से कालिदास की कथा में क्या भिन्नता की गई है। तो मूल कथा जो है जहाँ से ली गई है उसमें ये दिखाया गया है कि गौतमी शकुंतला के साथ नहीं जाती हैं। कहाँ? ससुराल। जबकि कालिदास ने जो अपनी रचना में दिखाया है कि गौतमी शकुंतला के साथ जाती हैं। सारंगरव, सारद्वत और गौतमी, शकुंतला, ये चारों लोग जाते हैं दुष्यंत के यहाँ। फिर है षष्ठ और सप्तम अंक कवि की मौलिक कल्पना है। अभी देखिए ऊपर आया था दूसरा अंक, तो दूसरा, सतवां और छठवां, 2, 6 और 7, ये तीनों अंक ही कवि की अपनी मौलिक कल्पना है और इसी कारण अभिज्ञान शाकुंतलम इतना अच्छा नाटक
बन पाया है, क्योंकि कालिदास ने अपनी मौलिक कल्पना का विधिवत प्रयोग किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 24 छंदों का प्रयोग है। सर्वाधिक आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। 39 अलंकारों का प्रयोग है और 38 पात्र हैं। कुल पात्र कितने हैं? 38 पात्र हैं। नांदी पाठ में सृगधरा छंद है। सृगधरा छंद थोड़ा सा कठिन छंद है, तो जब हम मंगलाचरण बताएंगे तो हम सृगधरा छंद के विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। फिर है 1789 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसका अनुवाद किया? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का। किसने किया? सर विलियम जोन्स ने। कब किया? 1789 में। किस पुस्तक में किया? तो पुस्तक का नाम आप लोग बताएं, किस पुस्तक में किया? हम अगली वीडियो में बताएंगे, यदि आप लोग नहीं बताएंगे तो। फिर अगला पॉइंट है 1791 में जॉर्ज फॉरेस्टर ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो ये जो जॉर्ज फॉरेस्टर हैं, ये जर्मन विद्वान हैं। इन्होंने 1791 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो अगला बिंदु है कौशिक। कौशिक विश्वामित्र को कहते हैं। काश्यप महर्षि कण्व को कहते हैं। कश्यप महर्षि मारीच हैं। ये इंद्र के पिता हैं। नाटक का प्रारंभ ग्रीष्म ऋतु से होता है और लगभग नाटक में 6 वर्ष की घटनाओं का वर्णन है। एक श्लोक आता है प्रारंभ में ही, सुभग सलिलावगाहाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयाः। तो इस श्लोक के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नाटक का प्रारंभ ग्रीष्म ऋतु से होता है। फिर है चतुर्थ अंक का प्रारंभ प्रातः काल से होता है। तो जब हम चतुर्थ अंक पढ़ाएंगे तो इसको हम स्पष्ट करेंगे कि कैसे माना गया कि प्रातः काल से चतुर्थ अंक का प्रारंभ हुआ। आगे है शुद्ध विस्कंभक प्रथम अंक में और प्रवेशक का प्रयोग छठे अंक में है। ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में प्रवेशक का प्रयोग है। फिर है विस्कंभक। विस्कंभक जो भूत एवं भावी घटनाओं की जानकारी देने वाला होता है, उसे विस्कंभक कहते हैं, क्योंकि नाटकों में विस्कंभक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जानना आवश्यक है। प्रवेशक का प्रयोग अंक के मध्य में होता है सदैव। प्रवेशक जो होता है उसका प्रयोग अंक के प्रारंभ या अंत में नहीं किया जाता है, मध्य में ही किया जाता है। फिर है अदिति ने मरीचि आश्रम में मंदार वृक्ष रोपित किया था। ऐसे पूछ लेंगे कि मंदार वृक्ष का वर्णन कालिदास की किस रचना में है, और या फिर अदिति ने किस वृक्ष को आरोपित किया था, किस वृक्ष को लगाया था मरीचि आश्रम में। तो इसीलिए हमने इसको मेंशन किया है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम की मुख्य मुख्य बातें पढ़ रहे हैं। अगला है दुष्यंत से वाद विवाद करने वाला काश्यप का शिष्य शारंगरव है, और यह किस अंक में वाद विवाद करता है? 5वें अंक में। कब? जब ये शकुंतला को लेकर जाते हैं और शकुंतला को दुष्यंत एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, तो शारंगरव और दुष्यंत का उसमें वाद विवाद होता है। अगला है मारीच आश्रम। मारीच आश्रम कहाँ पर है? हेमकूट पर्वत पर। बहुत बार ये भी पूछा जाता है। काश्यप आश्रम कहाँ है? मालिनी नदी के किनारे। मालिनी नदी के तट पर काश्यप आश्रम है और मारीचि आश्रम हेमकूट पर्वत पर। छंदोमयी वाणी अनुष्टुप छंद में है। ये छंदोमयी वाणी जो चतुर्थ अंक में बोली गई है, तो ये किस छंद में है? अनुष्टुप छंद में है। ये भी बहुत पूछा जाता है। मालिनी नदी का दूसरा नाम मंदाकिनी है। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे पूछा गया था कि मालिनी नदी का दूसरा नाम बताइए। कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में प्रमुख थे। संभवतः विश्वविख्यात नाटक का प्रथम बार अभिनय विक्रम की अभिरूप भूयिष्ठा परिषद में हुआ था। ये जो विक्रमादित्य थे,
राजा विक्रमादित्य इनके सभा में नवरत्न थे, उनमें कालिदास प्रमुख थे। तो जो विक्रमादित्य की रंगशाला थी जहाँ पे नाटकों का अभिनय होता था, उसका नाम अभिरूप भूयिष्ठा था और उसमें पहली बार अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंचन हुआ था। तो इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न पीजीटी और हायर के लेवल का है। फिर अगला है, दुष्यंत कृष्णसार मृग का पीछा करते हुए कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं। पूछ लिया जाता है कि कृष्णसार मृग का पीछा करते हुए जो है आश्रम में कौन प्रवेश करता है, या उस मृग का क्या नाम था जिसका जो है दुष्यंत ने पीछा किया था। इस प्रकार से पूछा जाता है। तो दुष्यंत उच्च कोटि के संगीतकार भी हैं, क्योंकि वह हंस पदिका के गीत राग परिवाहिणी की प्रशंसा करते हैं। अब ये एक राग का प्रकार है, राग परिवाहिणी, और ये हंस पदिका ये गीत गाती हैं। तो दुष्यंत जो है उस गीत की बड़ी प्रशंसा करते, इसका मतलब वो संगीत प्रेमी भी हैं और संगीत के जानकार भी हैं राजा होने के साथ साथ। तो इससे ये पता चलता है कि राजा दुष्यंत संगीत भी जानते हैं। दुष्यंत सफल चित्रकार भी हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी आया है कि दुष्यंत चित्रकार भी हैं, संगीतकार तो हैं भी, चित्रकार भी हैं। षष्ठ अंक में शकुंतला का चित्र बनाते हैं, जिसे विदूषक और सानुमति देखकर मुग्ध हो जाते हैं। जब शकुंतला की याद दुष्यंत को आती है, छठे अंक में उन्हें याद आ जाता है, तो वो बड़े परेशान रहते हैं और शकुंतला का चित्र बनाते हैं। तो उसको विदूषक और सानुमति देखते हैं कि बड़ा सुंदर सा चित्र बनाया गया। इससे ज्ञात होता है कि दुष्यंत सफल चित्रकार हैं। इंद्र नगरी से दैत्यों का विनाश करके दुष्यंत मारीच आश्रम पहुँचते हैं। इंद्र ने बुलाया था, अपने यहाँ न्योता दिया था कि हमारे यहाँ राक्षसों ने बड़ा उत्पात मचाया है, और तो ये जाते हैं वहाँ से राक्षसों का विनाश करके। लौटते हुए ये मारीच के आश्रम में पहुँचते हैं। शकुंतला को नाग केसर की माला अनसुईया देती है। चतुर्थ अंक में नाग केसर की माला का वर्णन है। शकुंतला दुष्यंत से प्रेम करती है, यह बात प्रेमवदा अनुसुईया से बताती है और वह दुष्यंत को पत्र लिखने के लिए शकुंतला को सुझाव देती है। कहने का मतलब है कि जो प्रियंवदा है वह शकुंतला से लेटर लिखने के लिए कहती है, कमलिनी पत्र पर लेटर लिखवाती है शकुंतला के द्वारा, ऐसा सुझाव देती है। फिर अगला है, प्रियंवदा आयु में अनुसुईया से छोटी है पर शकुंतला से बड़ी है। ये तीनों सखियां हैं, अनुसुईया सबसे बड़ी और गंभीर है, फिर प्रियंवदा है सबसे छोटी, शकुंतला है। अगला है, अनुसुईया प्रियंवदा प्रथम तृतीय चतुर्थ अंक में दिखाई देती हैं पर द्वितीय पंचम षष्ठ और सप्तम अंक में नहीं दिखाई देती हैं। ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि शकुंतला अनुसुईया और प्रियंवदा किस अंक में दिखाई देती हैं, किस अंक में नहीं दिखाई देती हैं। तो प्रथम तृतीय चतुर्थ में अनुसुईया और प्रियंवदा का रोल है, लेकिन द्वितीय पंचम और षष्ठ और सप्तम में अनुसुईया प्रियंवदा का रोल नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अगर इधर षष्ठ सप्तम या पंचम में दिखाई देता तो शायद नाटक वहीं पे समाप्त हो जाता। आगे है, धीवर वृत्तांत प्रवेशक का उदाहरण है। सानुमति का प्रवेश षष्ठ अंक में होता है। ये सानुमति जो हैं वो सखी हैं, तो ये दुष्यंत की मनोदशा जानने के लिए आती हैं, और छठे अंक में तो यह घटना किसका उदाहरण है, प्रवेशक का उदाहरण है। अभी इसके पहले हमने बताया था कि प्रवेशक का प्रयोग छठे अंक में है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण से साम्य रखने वाला मालविकाग्निमित्रम का मंगलाचरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कालिदास की अन्य रचना मालविकाग्निमित्रम है उसका मंगलाचरण और अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण लगभग साम्य रखता है, समानता वाला है।
ऐसा पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण किस रचना के मंगलाचरण से साम्य रखता है, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। कालिदास ने शाकुंतलम में पद्यों के लिए महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग किया है। पद्य रचना जो की है अभिज्ञान शाकुंतलम में, उसमें उन्होंने महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग किया है। तो हमें बताइए कि गद्य रचना में उन्होंने किस प्राकृत का प्रयोग किया है, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला है शाकुंतलम में कैसिकी वृत्ति है। कैसिकी वृत्ति वहीं होती है जहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन किया जाता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम श्रृंगारिक रचना है, इसलिए कैसिकी वृत्ति का प्रयोग किया गया है। प्राकृत भाषाएं 7 प्राकृत भाषाएं हैं, तो महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग कालिदास ने पद्यों में किया है। तो दोस्तों हमें बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इसे साझा करें ताकि सबको जानकारी मिल सके। यदि हमारे वीडियो में एक भी प्रश्न ऐसा होगा जिसको आप ना जानते रहे होंगे और आपको जानकारी मिली हो, कुछ नया लगा हो, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।